गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन हमारा चल रहा था, जहाँ पे हमारा सोर्सेस ऑफ वाटर, सॉइल, ये सभी चीज़ों का रिवीजन हमने कर लिया था। और आज हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यूज एंड देयर कंजर्वेशन, अर्थात कि वन एवं प्राणी, उनकी उपयोगिता व संरक्षण के विषय में देखेंगे। The large area of the earth's surface with dominance of tree in the form of natural vegetation are known as forest. पृथ्वी का वह विस्तृत क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक वनस्पति के रूप में वृक्षों की प्रधानता है वह वन कहलाते हैं। अर्थात कि जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है हम वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे। द लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस विद डोमिनेंस ऑफ ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर नॉन एज फॉरेस्ट। नाउ फॉरेस्ट आर द वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ नेचर। जो वन है वो हमें नेचर की तरफ से एक अमूल्य जो तोहफा है, गिफ्ट है, वह उनके द्वारा हमें प्राप्त है। दे आर द इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि तो यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के रूप में हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त है। ऐसा अनुमान है कि प्रारंभ में पृथ्वी का 1/4 भाग अर्थात 25% वनों से ढका हुआ था, किंतु मानव विकास के साथ खेती, आवास तथा कारखानों के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई कर दी गई। फलस्वरूप अब पृथ्वी केवल 15% पर ही, वहां पर पृथ्वी का जो हिस्सा है वहां 15% ही जंगल पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू बायोबोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अबाउट 47,000 स्पाइसेस ऑफ प्लांट आर फाउंड, आउट ऑफ विच 500 स्पाइसेस आर फाउंड ओनली इन इंडिया। अर्थात कि जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में पेड़ पौधों की लगभग 47,000 अर्थात 47,000 प्रजातियां हैं, जिनमें 5,000 प्रजातियां तो ऐसी हैं जो केवल सिर्फ भारत में अर्थात इंडिया में ही अवेलेबल है। आप इस तरह की मतलब पॉइंट आउट करके कि फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, जंगल की क्या उपयोगिता है, इस तरह आप पैराग्राफ बनाकर अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ अब फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट, किस टाइप के फॉरेस्ट जो हैं हमारे इंडिया में मिलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा है मॉनसून फॉरेस्ट, मॉनसूनी फॉरेस्ट, उसमें भी दो उसमें डिवाइड किया गया है, वेट मॉनसून और ड्राई मानसून, आर्द्र मानसूनी वन और शुष्क मानसूनी वन। थर्ड है ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अर्थात की मरुस्थलीय वन। फोर्थ पे है फॉरेस्ट ऑफ डेल्टा रीजन, डेल्टाई वन। और फिफ्थ है हिमालयन फॉरेस्ट, अर्थात की हिमालय पर्वतीय वन। हम इस तरह से जो फॉरेस्ट है उनके 5 जो पार्ट हैं उन्हें अपने आंसर्स में दर्शा सकते हैं और अपने आंसर्स को फिल कर सकते हैं। आपके एग्जाम में इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट टू नेशनल इकोनॉमी, अर्थात कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का महत्व। जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें वन किस तरह से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन एक संपत्ति है। भारत में वन संपदा देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 20.64% है। यह विश्व के वन क्षेत्र का 1.7% भी माना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन भी पाए जाते हैं जिनका वितरण एक समान नहीं है। इन वनों में कठोर लकड़ी के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू पीएच चटवर्क, अर्थात की जो पीएच चटवर्क के शब्दों में हम कहें तो फॉरेस्ट आर द नेशनल वेल्थ एंड वेरी नेसेसरी फॉर सिविलाइजेशन। वन राष्ट्रीय संपत्ति है और सभ्यता के लिए इनकी नितांत आवश्यकता है। अर्थात कि अगर हम इनका नाम मेंशन करते हैं अपने आंसर में अकॉर्डिंग टू पीएच चटवर्क, और तो हमें सेम एज इनके जैसी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। फॉरेस्ट आर द नेशनल वेल्थ एंड वेरी नेसेसरी फॉर सिविलाइजेशन, अर्थात यह हमारे जीवन के लिए काफी उपयोगी चीज है। दे नॉट ओनली प्रोवाइडेड वुड बट ऑल्सो प्रोवाइड वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल, अर्थात कि यह हमें सिर्फ लकड़ी ही प्रदान नहीं करते बल्कि कई प्रकार के कच्चे माल, पशुओं के लिए चारा, राज्य के लिए आय भी पैदा करते हैं। इसके परोक्ष लाभ तो और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिस्ट वेकन, अर्थात प्रकृति प्रेमी वेकन ने कहा है
we get oxygen, water, wood and capacity to prevent soil erosion from forest। अर्थात कि पानी, वनों से हमें ऑक्सीजन, पानी, भोजन, जलवायु, भूचरण को रोकने की क्षमता और लकड़ी प्राप्त होती है। वृक्ष लगाना न केवल आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है वरन पर्यावरण की शुद्धिकरण के लिए भी आवश्यक है। अब हम देखेंगे डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द फॉरेस्ट, अर्थात कि जो वनों से हमें जो प्रत्यक्ष लाभ क्या क्या होते हैं। आप यहाँ पर मतलब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट द डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द फॉरेस्ट, तो आप उसके आंसर्स कुछ पॉइंट में इस तरह मेंशन कर सकते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड, जो वन है वहां से हमें लकड़ी प्राप्त होती है। सेकंड पॉइंट है फॉरेस्ट प्रोवाइड माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, अर्थात कि सहायक उपजों की प्राप्ति भी हमें वनों से होती है, जैसे कि फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ माइनर प्रोडक्ट which are essential for industry such as lac, tanning material, gum, honey, कत्था, वैक्स, रीजन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे वनों से सहायक उपज हमें प्राप्त होती है। लाख, चमड़ा, गोंद, शहद, कत्था, मोम, छाले, बांस व बैत, जड़ी बूटियां व जानवरों के सींग आदि मिलते हैं और यह लाभकारी उद्योगों के लिए भी आधारभूत है। थर्ड पॉइंट हम मेंशन करेंगे फॉरेस्ट प्रोवाइड मटेरियल फॉर बेसिक इंडस्ट्री, अर्थात आधारभूत उद्योगों के लिए सामग्री भी हमें फॉरेस्ट जंगलों से ही मिलती है। वनों से प्राप्त लकड़ी, घास, सनोवर तथा बांस से कागज उद्योग, चीड़, स्प्रू तथा सफेद सनोवर से दिया सलाई उद्योग, लाख से लाख उद्योग, मोम से मोम उद्योग, महुआ की छालों से, बबूल से, गोंद से चमड़ा उद्योग, चंदन, तारपीन और केवड़ा जैसे तेल उद्योग, जड़ी बूटियों से औषधि आदि विकसित होते हैं। नाउ ग्रेजिंग लैंड फॉर एनिमल, जानवरों के लिए चारागाह, वन क्षेत्र उत्तम चारागाह स्थल है। वनों से जानवरों के लिए घास व पत्तियां भी मिलती हैं। रोजगार प्राप्ति, एम्प्लॉयमेंट, अर्थात कि जो फॉरेस्ट है उससे हमें रोजगार, एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त होता है। About 7.8 करोड़ पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवहुड, लगभग 7.8 करोड़ व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए वनों पर आश्रित हैं। वनों से जो कच्चे पदार्थ मिलते हैं उनसे बहुत से उद्योग चल रहे हैं और करोड़ों व्यक्ति अपना रोजगार वनों से प्राप्त कर रहे हैं। नाउ फॉरेन एक्सचेंज, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज, अर्थात की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। वनों से प्राप्त लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल, लकड़ी से बनी कलात्मक वस्तुओं को निर्यात करने से विदेशी मुद्रा भी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हेल्प इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु उद्योग में भी जो फॉरेस्ट है वो काफी सहायक है। वनों से प्राप्त वस्तुएं जैसे तेंदुपत्ता, बैत, शहद, मोम आदि से लघु उद्योग का विकास भी होता है। नाउ रेवेन्यू ऑफ जनरेशन, सरकार को राजस्व, सरकार को वनों से राजस्व व रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपए की प्राप्ति होती है। वर्तमान में यह राजस्व 670 करोड़ रुपए ईयरली उन्हें मतलब मैक्सिमम वो बेनिफिट वहां से मिलता है। नाउ इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम फॉरेस्ट, पहले तो हमने डायरेक्ट बेनिफिट देखा, अब हम इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट देखेंगे। अब इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है कंट्रोल सॉइल इरिक्शन, trees firmly enclose and consequently reduce soil erosion. Trees hold the fertile top layer of the soil, अर्थात कि वनों के जो अप्रत्यक्ष लाभ कैसे हैं। मिट्टी के कटाव में कमी, वनों के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह नहीं बह पाती, इससे मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी नहीं होती और मिट्टी अधिक उपजाऊ बनती रहती है, जिससे उसका जो बहाव होता है वह रुक जाता है। सेकेंड पॉइंट है कंट्रोल द क्लाइमेट, अर्थात कि जलवायु को सम बनाए रखना। वन हवाओं के प्रभाव को कम करते हैं। ठंडी और गर्म हवाएं वन क्षेत्र की जलवायु को समशीतोष्ण बनाए रखती हैं, मतलब वो एक उनको मैनेज करके रखती हैं। जो जंगल से जो अधिक पेड़ अगर वहां उगाए जाते हैं तो वहां की हवाएं भी उन्हें निश्चिंत करती हैं। अब है चेक फ्लड, अर्थात बाढ़ नियंत्रण में भी जो जंगल है वो सहायक है। वन पानी के वेग को कम कर देता है।
बाढ़ के पानी को सोख लेते हैं और बाढ़ का पानी वन क्षेत्रों में फैलकर धीरे धीरे नदियों में चला जाता है, जिससे बाढ़ भी नियंत्रण हो सकती है। अर्थात कि जो फ्लड है, बाढ़ है, उससे भी वनों को रोका जा सकता है। इस तरह के पॉइंट्स आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ डिजर्ट एरिया, अर्थात कि जो रेगिस्तान का प्रसार है, रेगिस्तान की जो जमीन में जो विस्तार होता है उसे भी वह कंट्रोल कर सकता है। कैसे? सरदार पटेल ने कहा था कि यदि रेगिस्तान के बढ़ते हुए प्रसार को रोकना है और मानव सभ्यता की रक्षा करनी है तो वह वन संपदा के क्षय को अवश्य रोकना पड़ेगा। सरदार पटेल said, if expansion of desert are to be controlled and human civilization is to be prevented, then the destruction of forest wealth is to be prevented। अर्थात कि जो वनों का संरक्षण है वो हमें करना उपयोगी है। रेन बियर्स, अर्थात वर्षा में भी सहायक होते हैं। वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है। वन बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जिससे बारिश होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज वाटर लेवल, जल स्तर में भी वृद्धि वनों के द्वारा ही होती है। वन देश के कुआं, तालाबों, नदियों, झरनों आदि में पानी का स्तर बढ़ा देते हैं, जिससे इसमें पानी बना रहता है। इस तरह के पॉइंट्स डायरेक्ट बेनिफिट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते। अब एक आपका आंसर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, अर्थात कि भारत में वनों के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, तो आप उसमें मेंशन करिए। भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1894 में वन नीति अपनाई, जिसके अनुसार वनों की देखरेख एवं विकास हेतु हर राज्य में वन विभाग की स्थापना की गई। इस नीति के दो मुख्य उद्देश्य थे, राजस्व प्राप्ति और वनों का संरक्षण। In 1950, after independence, Central Forest Board was established। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने 1950 में एक केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की। वनों के संबंध में नवीन नीति बनाई गई। इसकी 4 मुख्य बातें थी। वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 33.3% करना, सेकंड है नए वनों को लगाना, थर्ड था वनों को सुरक्षित करना और फोर्थ नंबर पे वनों के संबंध में अनुसंधान करना। सेकेंड पॉइंट था कि 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई, जिसके 3 लक्ष्य थे, पर्यावरण में स्थिरता लाना, जीव जंतुओं, वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करना, लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना। इस वन नीति की मुख्य 3 बातें निम्न थी, जैसे कि पहाड़ी, घाटी व नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वन बढ़ाए जाएं, जलों व आदिवासियों और गरीबों के पारंपरिक हक बरकरार रखे जाएं, वनों की उत्पादकता बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाए, वर्तमान वनों को कटाई से बचाया जाए और पर्यावरण का संतुलन बढ़ाया जाए। इस तरह के कार्य भारतीय सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए बनाए गए। यह आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। उसे अगर आपको पॉइंट वाइज लिखना है तो आप पॉइंट लिखिए। इस्टेब्लिश ऑफ सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन, अर्थात केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की गई। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इन संस्थाओं की स्थापना वनों के संरक्षण के लिए की गई। तो आप इनके नाम भी लिख के याद करके अपने आंसर में इसे लिख सकते हैं। काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुड क्राफ्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर, स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ऑल जो इंस्टीट्यूशन थे या जो वन संरक्षण के लिए बनाए गए थे। इस तरह लेसन नंबर 1 में से इस टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपको इस जो भी हमने रिवीजन कराया उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हो या आपको कुछ आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज आप मुझे कॉल या मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं।